अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेडली स्टोरी विद असद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से लाइट्स ऑफ कर दें और हैंड फ्री लगा लें। आयत कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि सुने हैं जब इन मखलूक़ात का जिक्र आता है तो अपनी बातें सुनने के लिए बहुत ही करीब आ जाती हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें एक इरफान नामी शख्स, जो कि एक फैक्ट्री में फोरमैन हैं, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। तो क्या है इनकी स्टोरी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मेरा नाम इरफान है और मैं एक फैक्ट्री में फोरमैन हूँ, जो कि खानेवाल रोड पे वाक़या है। उस रोड पे फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ आबादी बहुत कम है। मेरी फैक्ट्री से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर कुछ आबादी थी, जहाँ पर मैंने अपनी फैमिली को रखा हुआ था। तो आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर आबादी कम होने की वजह से रिक्शे बहुत कम चलते थे, तो मुझे अपनी फैक्ट्री में पैदल ही जाना पड़ता था। और एक ज़रूरी बात, हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ही एक कब्रिस्तान था, जो कि बहुत अरसे से वीरान पड़ा हुआ था। मैंने कभी भी इसमें किसी इंसान को नहीं देखा। और उस कब्रिस्तान में जो दरख्त थे वो बिल्कुल ही सूखे पड़े हुए थे, जैसे काफ़ी अरसे से उनमें कुछ भी ना कोई एक पत्ता भी ना लगा हो। उस कब्रिस्तान को देख के कुछ अजीब सा ही खौफ आता था। मेरी कभी कभी ड्यूटी नाइट की भी होती थी, तो मुझे जब भी फैक्ट्री जाना होता था तो मैं उस कब्रिस्तान की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता था। मैं नीचे मुँह करके अपने ख्यालों में चलता जाता था। एक दिन असद भाई कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब रात के वक्त अपनी ड्यूटी पर आ रहा था, तो मैंने घर से तैयारी करते हुए एक इत्र, जो जिसकी खुशबू बहुत ही तेज़ थी, मैंने हल्का सा वो लगा लिया। और असद भाई मैं जैसे ही वो लगा कर फैक्ट्री जाने लगा, तो मुझे जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा जैसे ही मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने गौर नहीं किया और मैं चलता रहा। मुझे वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जैसे कि मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दिल में एक अजीब सा ही खौफ था और मैं चुपचाप चलता रहा। और जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि वो कदम मेरे बहुत ही करीब आ गए हैं, तो मैंने हिम्मत बांधी और मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने अपने चलने की रफ्तार तेज़ की और मैं फ़ौरन ही फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गया। और जैसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर गया और अपनी ड्यूटी पर खड़ा हुआ, असद भाई हमें वहाँ पर एक चेयर दी जाती थी, जहाँ पे हम बैठ के अपनी ड्यूटी करते थे। तो मैं उस चेयर पर बैठ गया और मेरी ड्यूटी ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई वर्कर बहुत ही कम आया हो। तो असद भाई मैं जैसे ही ड्यूटी पर बैठता हूँ, तो कुछ 1 घंटे बाद मुझे मेरी आँख लग जाती है और मैं अभी सोया नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे चेयर के पीछे कोई खड़ा हो और मुझे कंधे पर मेरे हाथ लगाकर कोई भारी सी आवाज़ में कह रहा हो, इरफान उठो, इरफान उठो। और वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैंने जैसे ही आँख खोली तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फ़ौरन से भागकर अपने दूसरे वर्कर्स के पास गया। वो मुझे देख के डर गए और मुझे कहते कि इरफान भाई क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मैं बताएं, आप अपनी ड्यूटी छोड़ कर क्यों आ गए। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि वो ना डर जाएं। और ऐसे देखते ही देखते सुबह हो गई और मैं जैसे ही अपने घर गया और मैंने जाकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताई, तो वो मुझे देखकर बहुत परेशान हुई और हैरान रह गई और मुझे कहती कि खानेवाल में एक मशहूर बाबा जी हैं, हम उनके पास जाएंगे। तो मैंने भी कहा चलेंगे हम। तो जैसे ही शाम हुई हम उस तरफ निकल पड़े। हम बाबा जी के पास गए और बाबा जी से अपना हिसाब करवाया। तो बाबा जी ने बताया कि जब तुम इत्र लगाकर उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे, तो कब्रिस्तान में एक दरख्त पे बैठी एक बदरूह, जिसने उस इत्र की खुशबू सूंघ ली और वो तुम्हारे पीछे भी चली आई और वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैंने ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और डर गया और मैंने बाबा जी से कहा इसका कोई हल निकालें। तो बाबा जी ने मुझे एक तावीज़ दिया, जिसको बाबा जी ने कहा कि इसको कभी भी अपने गले से नहीं उतारना। तो मैंने ऐसा ही किया और वो तावीज़ पहन लिया और तब से लेकर आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
تو یہ تھی اسد بھائی میری ایک سٹوری. میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ اپنے چینل پر نریٹ کریں. اللہ حافظ. تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.